अगर आपका स्टार्टअप ग्रो करने में चैलेंजेस फेस कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। कैनवा ने शुरुआत में अपने यूजर्स को समझने और उनके एक्सपीरियंस को बेटर बनाने पर फोकस किया और यही उनकी सक्सेस का राज बना। आज मैं आपके साथ वही अप्रोच शेयर करूंगा जो आपके स्टार्टअप के लिए भी काम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है स्केल अप 2 डू थिंग्स दैट डोंट स्केल में ही नेक्स्ट चैप्टर है ऑन बोर्डिंग 1 by 1। एक मैडम है मेलिना पर्किंस। जब डू थिंग्स दैट डोंट स्केल की बात करते हैं तो हैंड क्राफ्टिंग की बात आती है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हैंड क्राफ्ट करना पड़ेगा। तो मेलिना पर्किंस का बचपन का जो काम था, पहली जॉब, वो हैंड क्राफ्टिंग थी। लिटरल सेंस में 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कार्फ्स को हाथों से बनाना शुरू किया। बोलती है, मैं वो जो स्कार्फ बनाती थी जा जाके बुटीक्स में बेचा करती थी पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। और वो बड़ा आइसोलेटेड प्लेस था जो हमारी सिटी थी ऑस्ट्रेलिया की। सुनिए भाइयों, ये मेलिना पर्किंस जब कस्टमर्स के पास जाकर के अपना स्कार्फ बेचती थी तो क्या हो जाती थी? इनक्रेडिबली नर्वस। मैं जब भागड़ी जी से मिला था तो आई वॉज नॉट नर्वस बट आई वॉज शॉक्ड। मैंने एक्सपेक्ट थोड़ी किया था कि इतने बड़े आदमी के पास जा रहा हूँ। मैंने एक्सपेक्ट किया था ठीक है चलो, जैसे मैं हूँ थोड़ा सा मुझसे अमीर आदमी होंगे बस, जैसे महाजन जी हैं या जो भी हम लोग सबसे सक्सेसफुल लोगों से मिले हैं वो एक्सपेक्ट किया था। जब भी आप ऐसे किसी सिचुएशन में जाएंगे जहाँ पर आप नर्वस हो जाएंगे तो यू हैव टू गो थ्रू दैट, ओनली देन इट विल बी ओवर एनीवेज। ये बचपन में ही उसकी माँ ने उसको धक्का मार करके बिकवाना शुरू किया था कि चल तू खुद कुछ करेगी तो कल को बड़ा शायद बिजनेस भी कर सके। बोलती मेरी माँ का पता नहीं क्या थियरी था कि बचपन में बच्चे अगर छोटे मोटे बिजनेस करेंगे तो बड़े होकर के वो शायद बड़ा बिजनेस कर सकें। और बोलती है मेलिना कि वो कोई बड़े पैसे वैसे नहीं थे उसमें, लेकिन उस एक्टिविटी को करके मुझे समझ में आया कि मैं कुछ अपना करके उसमें सक्सीड हो सकती हूँ। सामान बेचना बहुत स्केरी है, अपना बिजनेस खड़ा करना बहुत स्केरी है। लोग करते हैं फिर छोड़ देते हैं इसी स्केयर के मारे, डर के मारे। बोलती लेकिन मैंने किया और मैं सक्सेसफुल हुई। ये बहुत ही पुरानी क्लीशे बात है। सभी लोग कहते हैं कि अपना बिजनेस करो बजाय किसी और के लिए काम करना, लेकिन करना आसान नहीं है। बट एक बात समझिए, यू स्टार्ट समथिंग एंड यू कंप्लीट इट। ये है पॉइंट। यू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। इट कैन बी वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट। जब भी मुझे बड़ी खुशी है कि जिन्हों का बेसिक कोर्स बनाया, एडवांस कोर्स बनाया, WBX के वीडियोस बना रहे हैं, तो इट इज़ नॉट समथिंग दैट विल गिव यू लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट विद। आपके पास खुद ही अभी बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट अब जब छोटा सा एक प्रोजेक्ट चालू करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, उसकी वजह से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अभी दूसरी चीज़, जब भी सॉफ्टवेयर में भी और सभी जगहों पर भी इम्परफेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं आप, तो उसको कैसे पोजिशन करेंगे अपने बिजनेस में। जब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं है तो उसको पोजीशन कैसे करेंगे, ये भी मेलिना सीख रही थी। बोलती है जब मैं स्कार्फ बनाती थी उसके ऊपर लिख देती थी NWA का टैग, क्योंकि वो खुद बनाती थी ये। तो NWA का मतलब ये था कि एक बच्ची खुद बना रही है तो कुछ गलती करेगी तो शायद माफ़ कर दे, ये उसका आइडिया था। वो जानती थी कि मेरा प्रोडक्ट ख़राब है और वो चाहती थी कि कस्टमर्स इसकी वजह से गुस्सा ना हो जाए, तो ये टैग लगाया उसने। अपने दिमाग से एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आप लोग देखते होंगे मुझे ढेर सारे लोगों से बात करते हुए, और मैं बहुत सी प्रॉब्लम्स को बातचीत करके या किसी उसको, हाँ आप लोग की भाषा में जुगाड़ बोलते हैं, जुगाड़ से सॉल्व करते हैं। लेकिन जब आप उसको करते हैं ना, तब आपको मालूम पड़ता है कि बड़े बड़े जुगाड़ से भी आप काम कर सकते हैं। मतलब बड़े बड़े जुगाड़ भी होते हैं। जब कोई आइटम हैंड क्राफ्ट होता है, जानते हैं क्या होता है हैंड क्राफ्टेड आइटम? तो परफेक्ट होता है कि इम्परफेक्ट? जापानीज़ कहते हैं जब कोई हैंड से बनाया जाता है तो इम्परफेक्ट तो होता है, लेकिन उसमें एक यूनिकनेस होती है, बहुत खासियत होती है। हम लोग इस तरह के हैंड क्राफ्टेड चीज़ों को पसंद करते हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल होता है। हर एक आइटम जो आदमी बनाता है वो अलग होता है, यूनिक होता है। क्योंकि एक ही आदमी अगर 2 स्वेटर बनाता है तो दोनों अलग अलग होगा, और उसमें एक ह्यूमननेस होता है, इंसान ने बनाया उसको। लेकिन अब सुनिए, यहाँ पर जो हम लोग बात करें ना, वो ख़राब आइटम नहीं होगा। आदमी जब बनाता है तो थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन यहाँ का जो हैंड क्राफ्ट हम लोग बात कर रहे हैं अभी आगे जो चलने वाला है, वो एकदम ही अलग है। इसमें आप यूज़र्स को कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं देते हैं जिसमें कि छोटे छोटे फ्लॉज हैं। फ्लॉज मतलब गलतियाँ। ये जो हम लोग हैंड क्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, हैंड क्राफ्टिंग मतलब धीरे धीरे काम करना। आप एक एक यूज़र के साथ काम करते हैं, आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद जो प्रॉब्लम है उसको रफ स्पॉट्स कहते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, ताकि जो भी स्मॉल स्टम्बल्स हैं कस्टमर्स के लिए, स्मॉल स्टम्बल्स मतलब जो भी कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है, लड़खड़ाहट हो रही है, वो सबको आप स्मूथ कर सकें, स्क्रैप कर सकें, ताकि यूज़र उस प्रोडक्ट को यूज़ करे तो एकदम फ्लॉलेसली यूज़ करे। और यही मेलिना ने किया जब उन्होंने कैनवा लॉन्च किया।
बोलती हैं इस चीज़ का इंस्पिरेशन कैनवे का मेरे पास आया था जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी। कॉलेज में थी सेकेंड ईयर में, वो कॉलेज में पढ़ाती थी दूसरे स्टूडेंट्स को कि कैसे फ़ोटोशॉप यूज़ करते हैं, और वो देखी कि यार ये कितना यूज़र अनफ्रेंडली है, ये जो फ़ोटोशॉप है ये बहुत मुश्किल चीज़ थी। बोलती है वो बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। बोलती है पूरा का पूरा सेमेस्टर चला जाता था हम लोगों को बेसिक सीखने के लिए। बोलते कम से कम एक सिंपल चीज़ करने के लिए कम से कम 50 बार 60 बार क्लिक करना पड़ता था। इस चीज़ से उनको आइडिया आया कैनवा बनाने का। मेलेनी पर्किंस, सॉरी दोस्तों मैं इनको मिलानी बोल रहा था, मेलेनी पर्किंस इनका नाम है। वो पूछती थी अपने आप से कि आखिर डिज़ाइन क्रिएट करना इतना मुश्किल क्यों है, कॉम्प्लेक्स क्यों है, बेसिक चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए इतना टाइम क्यों लगे। और ये वही टाइम था जब फेसबुक बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था, और दोनों में, फेसबुक में और जो फोटोशॉप था उसमें, दोनों में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। आज भी अगर आपको फेसबुक यूज़ करना हो, इंस्टाग्राम यूज़ करना हो तो कोई लर्निंग कर्व नहीं है, गए चालू कर दिया, बहुत ईजी है। तो बोलती वही सिंप्लिसिटी फेसबुक वाली हम डिज़ाइन में लाना चाहते थे। हम चाहते थे कि डिज़ाइन बनाना हर किसी के लिए आसान हो जाए, ये खाली उनके लिए नहीं होना चाहिए जो अफोर्ड कर सकते हैं डिज़ाइन। उसने अपने आइडिया से एक कंपनी बनाया। बोलते मेरा ये आइडिया था कि मैं पूरी दुनिया के जितने भी लोग डिज़ाइन वाले हैं उनको मैं इंटीग्रेट करूंगी, उसको एक पेज में डाल दूंगी और वो पूरी दुनिया को एक्सेसिबल हो जाएगा। लेकिन उस टाइम मेरी उम्र थी 19 साल। तो उसने अपनी पहली कंपनी बनाई फ्यूजन बुक्स, और वही बाद में इवॉल्व होकर कैनवा बनी। कैनवा का ऑनलाइन टूल बनाया गया है खूबसूरत चीज़ें और शेयरेबल डिज़ाइन बनाने के लिए, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। मतलब वहाँ से उठाया खींच कर यहाँ रखा, वहाँ से उठाया खींच के यहाँ रखा, ड्रैग एंड ड्रॉप। और शुरू से ही ये चीज़ ध्यान में रखा गया कि हर बंदा, खाली स्पेशलिस्ट लोग नहीं, जो ट्रेंड है वो नहीं, हर बंदा कैनवा को यूज़ कर सके, और वो भी आसानी से। और जब ये बोलते हैं एवरीवन, तो सचमुच में एवरीवन के बारे में सोच रहे हैं। बोलते जब भी हम किसी भी नए बंदे को एक नया अकाउंट देते थे, हम उस कस्टमर को खुद कॉल करते थे और उसको हम वॉक थ्रू करते थे कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। मेलेनी ने कितने लोगों से बात की होगी पता है? सैकड़ों हज़ारों लोगों से बात किया, और बात करने से ही मालूम पड़ा कि उनको क्या चाहिए, उनके पास क्या सवाल थे। कभी कभी ऐसे बटन्स होते थे जिसका कोई सेंस नहीं होता था। जब उन्होंने पहली बार देखा, कोई भी बटन ऐसे नहीं लगा दिए, उन्होंने हर बटन को बैटल टेस्ट किया, उसके साथ मुठभेड़ की, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, कैसे लगाएं कि नहीं लगाएं, और हर एक क्लिक वाला और ड्रैग ऑप्शन को भी खूब बहस करके लगाया। ये कैसे सीखा उन्होंने? अपने यूज़र्स को काम करते हुए। उधर वो काम करते थे, ये लोग इधर सीखते थे। जितने भी मेजर यूजेबिलिटी चैलेंज थे, ये क्या है मेजर यूजेबिलिटी चैलेंज, जो भी थे उसको सब रैंगल किया, और इस तरह से उन्होंने ये जो क्रिएटिव शाइनेस थी, एक आदमी कुछ क्रिएट करता है ना तो उसको शर्म आती है, उसको भी इन्होंने टैकल किया। सबको बचपन से कहा जाता है कि तुम लोग क्रिएटिव नहीं हो, क्रिएटिव तो कुछ और लोग होते हैं। लोग समझाते हैं कि अरे तुम्हारे अंदर वो डिज़ाइन वाली हड्डी नहीं है। उनको ये टूल बनाकर दिया इन लोगों ने, और देख रही है लोग यूज़ ही नहीं करना चाहते ये टूल्स, डरे हुए थे क्योंकि यार हम तो डिज़ाइनर है ही नहीं। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इसको गेम की तरह बनाते हैं, क्योंकि लोग वैसे नहीं बनाएंगे, उनको पता है कि हम कुछ बनाएंगे खराब दिखेगा तो लोग खराब लगेगा, तो लोग बनाएंगे नहीं, तो इसको गेम बनाते हैं। तो अब क्या होता है, जब लोग प्रोडक्ट पे जाते हैं कैनवा पे, तो कुछ ही मिनट्स में उनको लगता है यार ये तो मज़ा आ रहा है कुछ करने में। उनको ये फीलिंग आई कि यार मज़े की चीज़ है और हम कर सकते हैं इसको। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, आज भी आप जब लैपटॉप पे कुछ काम करेंगे तो बहुत सी चीज़ें शेयरेबल नहीं है, लेकिन ये कैनवा की चीज़ शेयरेबल थी। ये जो प्लेफुल अप्रोच है, इसी की वजह से कैनवा के यूज़र्स का जो एक्सपीरियंस था वो रेवोल्यूशनाइज हो गया, क्रांति आ गई उसमें। लेकिन उनको पता कैसे चलता है ये सब चीज़, अगर वो देखते नहीं। उन्होंने देखा है अपने कस्टमर्स को काम करते हुए कि कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ उनको स्ट्रेन है, और कहाँ पर फाइनली वो जीत का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जब भी कोई एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं ना किसी नई चीज़ के साथ, उसमें ढेर सारे एजेस होते हैं। जैसे हमारे भी ऐप में बहुत से एजेस हैं, लेकिन आप अगर एक ही कस्टमर से मिलते हैं और बात करते हैं तो आप उसको स्मूथ कर सकते हैं। एज मतलब पकड़ने में दर्द हो रहा है, चुभ रहा है, स्मूथ आउट कर दिया तो एक तरह का स्मूथनेस आ गया, वो यूज़ करने में आसान है। लेकिन होता कैसे है, 1 by 1 एक यूज़र को बात करके। आज इस ऐप में 50 मिलियन मंथली यूज़र्स हैं, इसमें 3 बिलियन डिज़ाइन क्रिएटेड है, 80 न्यू डिज़ाइन एवरी सेकेंड। तो इस कंपनी की इस समय पता है नेटवर्थ क्या है कैनवा की? $26 बिलियन। 100 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं। कितने? 100 मिलियन डाउनलोड है। ये इसने ये चीज़ किया ना, डू थिंग्स दैट डोंट स्केल किया। जो कंपनीज को स्किप करने की कोशिश करती है वो ख़त्म हो जाती है। यू हैव टू हैंड क्राफ्ट एवरी एक्सपीरियंस। आप तीनों देखिएगा अभी अगले 4-5 सालों में, या उससे हो सकता है जल्दी ही, हम लोग साथ में काम करें कस्टमर्स के साथ, जनोगियों के साथ। जब आप पार्ट टाइम आएंगे तब भी, आप भी पार्ट टाइम में आएंगे तब, तो हम लोग जो अभी आज ही हम पढ़ रहे थे कि इंडिया का ये जो हेल्थ वेलनेस वो है, पता है कितना बड़ा है वेलनेस मार्केट? इट इज़ मोर देन $1 ट्रिलियन मार्केट, और इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग वेलनेस सेक्टर है। अभी हम लोग गए थे आनंदा,
वो बोलते हैं कि जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी अमिताभ बच्चन की ऋषिकेश में किसी फिल्म की, उसमें पूरा स्टाफ तो ताज में रुका था। अमिताभ बोलते हैं हम तो आनंद में रुकते हैं, जबकि आनंद से नीचे आना लेट है, आधे घंटे लगेगा। बोलते कोई दिक्कत नहीं, हम आनंद में रुकेंगे। ताज है 30,000 35,000 पर डे, आनंद है 60,000 पर डे। और भैया बता रहे थे इसमें प्रिंस चार्ल्स, बिल गेट्स, ये सब आकर के यहाँ रुके, और लोग यहाँ रुकते हैं आकर के, और इनके यहाँ मसाज और थेरेपी। और खाना पता है कैसा था? खाना सिंपल खाना, बिना पिज़्ज़ा खाएंगे तो एकदम अलग, हेल्दी, बहुत हेल्दी सलाद, सब कुछ हेल्दी। आप वहाँ पर ऐसा खाना खा ही नहीं पाएंगे जैसा नॉर्मली खाना मिलता है आपको होटलों में बड़े बड़े। योगा, मसाज और सब कुछ कराते हैं। और लोग आते हैं एक हफ्ते के लिए, 50,000 पर डे। एक हफ्ते का कितना हुआ? 2.5 लाख। और फिर बोलते हैं कभी कभी तो महीने 2 महीने भी रुक जाते हैं, 25-25 लाख 30-30 लाख रुपए दे के जाते हैं। बट आप वहाँ पर हर छोटी छोटी चीज़ को हैंड क्राफ्ट किया गया है। शेफ़ आके पूछता है आपसे, सर आपका कोई और प्रेफरेंस हो तो बताइए, हम आपके लिए ऑर्डर कर दे, बना दे। वहाँ पर सब हेल्दी खाना, कहीं कर्ड, एक हेल्दी कर्ड है, बाकी 5 स्टार से अलग है। मेरा पॉइंट है हैंड क्राफ्ट। और हम लोग गए वहाँ पर, कपड़ा भी हमको वो आप खुद ही देते हैं, कुर्ता पैजामा, आपका साइज़ पूछेंगे और देते हैं। ठीक है दोस्तों, कल फिर बात करते हैं। नमस्कार।